कांग्रेस का जवाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए मित्रों? क्या कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पोटा का कानून था, तुमने क्यों हटाया? इसका जवाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? और कांग्रेस में दम है, जवाब दें। नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे मित्रों। क्यों? जब मुंबई पे पाकिस्तान में हमला बोल दिया तो इनको 4 साल के बाद अकल आई कि कानून की जरूरत है, और जल्दबाजी में आखिर में उन्होंने कानून पास किया, लेकिन फिर भी वोट बैंक के कारण पोटा जैसा कानून तो नहीं बनाया, लेकिन बनाना पड़ा। क्या ये सबसे बड़ा उन्होंने हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ किया है कि नहीं किया है? अगर आप मानते थे कि पोटा का कानून सही नहीं है, तो फिर 4 साल के बाद बंबई में हमला होने के बाद आपने कानून क्यों बनाया? और अगर आपको कानून बनाने की जरूरत समझने में 5 साल लग गए, तो 5 साल में जितने निर्दोष लोग मारे गए हैं, क्या उसके हत्यारे के नाते आप जिम्मेवार है कि नहीं है? और अगर आप जिम्मेवार हैं, तो जनता की अदालत में उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मित्रों, कानून सजा दे या न दे, लोकतंत्र में सजा आपको देनी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, किस प्रकार से जुल्म हो रहे हैं? ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद, ये इंसर्जेंसी, किस प्रकार से हालत बने मित्रों। ये दिल्ली में बैठी हुई सल्तनत, उसका एक मंत्री ये बोले कि बांग्लादेशवासियों को हिंदुस्तान में नागरिक बना देना चाहिए। क्यों भाई? ये किसकी संपत्ति है और किसके नाम लिखना चाहते हो तुम? क्या बांग्लादेशियों को इस देश का नागरिक बनाना चाहिए? क्या बांग्लादेशियों को हटाना चाहिए यहां से? क्या बांग्लादेशियों को निकालना चाहिए? मैं दिल्ली की सल्तनत को पूछ रहा हूं, आपको कौन रोक रहा है? और मित्रों, आज हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से नकली नोटों का कारोबार चल रहा है, एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी ब्लैक मनी की, आज एक नई इकोनॉमी चल रही है नकली नोटों की। और ये नकली नोटों का पूरा खेल बांग्लादेश वाया नेपाल, हिंदुस्तान के हर जिले में उसके ठेके लग गए हैं मित्रों। सामान्य आदमी को मालूम नहीं उसके हाथ में जो नोट है वो सही है या झूठ है। और स्थिति तो ये बन रही है कि भारत सरकार के जो नोट है उसी पर अविश्वास का माहौल बन गया है, ये बांग्लादेश के कारण। और उसी बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान का नागरिक बनाना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मित्रों, क्या देश वोट बैंक की राजनीति पर सत्ता हथियाने का एक साधन बन जाएगा? क्या देश के भविष्य को वोट बैंक के तराजू से तोला जाएगा? क्या देश की नौजवान पीढ़ी को ये वोट बैंक के खातिर खतरे में डाल दिया जाएगा? और इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपसे पूछने आया हूं, क्या आप अपना भाग्य, आप अपना भविष्य उन लोगों के हाथ सौंपना चाहते हो जिनको उस कुर्सी के सिवा किसी चीज की परवाह नहीं है? तो आपका क्या होगा, इस हिंदुस्तान का क्या होगा, उसको 50 बार सोच लीजिए। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मूलतः तो वो राजनीति के व्यक्ति नहीं है। देश मानता था कि चलो भाई एक सरल सीधे पढ़े लिखे इंसान, लेकिन मैं एक दिन हैरान हो गया जब हमारी मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस थी। देश के प्रधानमंत्री का लिखित भाषण है, लिखित भाषण। ये वोट बैंक की राजनीति का प्रभाव देखिए मित्रों। देश के प्रधानमंत्री के लिखित भाषण में कहा गया है कि हिंदुस्तान में जो संपत्ति है उस पर पहला अधिकार मुसलमान का है। क्या आप सहमत हैं? कोई सहमत है? अरे मित्रों, मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, पूरी कांग्रेस को कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो। अगर हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला किसी का अधिकार है तो हिंदुस्तान के गरीब का है।
मेरे दलित भाइयों बहनों का है, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का है, मेरी गरीब माताओं का है, जिसमें कोई धर्म नहीं होगा, कोई संप्रदाय नहीं होगा। हिंदुस्तान के हर गरीब का उस पर अधिकार होगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि हिंदुस्तान में जो संपत्ति है उस पर मुसलमानों का अधिकार है। आप कल्पना कर सकते हो मित्रों, ये लोग वोट बैंक की राजनीति के खातिर देश को कहां तबाह कर रहे हैं मित्रों। मैं मित्रों दिल्ली को स्पर्धा कर रहा हूं। मैं दिल्ली को चैलेंज करता हूं। मैं एक गुजरात छोटा सा राज्य लेकर के बैठा हूं और मैं दिल्ली को आह्वान करता हूं, आइए हिम्मत है तो मेरे साथ मुकाबला कीजिए, किसी भी विषय पे मुकाबला कीजिए। मैं उनको आह्वान करता हूं। मित्रों, कृषि विकास देश 2.5% पे अटका हुआ है, मैं 14% विकास पर ले गया हूं। आइए मुकाबला करना है ना, आइए। अरे स्पर्धा करनी है तो विकास पे स्पर्धा करो। ये श्रीमान मुख्यमंत्री आपके महाराष्ट्र के अभी तो बेचारे सब जिलों में जा भी नहीं पाए होंगे। अब उनके पिताजी की पुण्याई का लाभ उनको मिल रहा है और आपके इसी इलाके के हैं। उन्होंने कल भाषण दे दिया। उन्होंने कहा कि मोदी अपने खुद की तारीफ करते हैं। चलिए मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, आप भी तो करो, कौन रोकता है भैया, लेकिन उसके पहले कुछ करके तो दिखाओ। मैं कहता हूं गुजरात में 24 घंटे बिजली देता हूं और अगर मैं छाती ठोक के तारीफ करता हूं दोस्तों, तो मैंने 24 घंटे बिजली दी है। तुम किस मुंह से बताओगे प्यारे? तुम किस मुंह से बताओगे? बताने के लिए जुबान नहीं होती है, बताने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के बाहर जाती है। खुद को खपा देना पड़ता है। जनता के हितों के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है, तब जाकर के परिणाम मिलते हैं। मित्र चौहान साहब, पिताजी की बदौलत में माल खाने वाले लोग ये नहीं कर सकते दोस्तों, नहीं कर सकते लोग। और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, देश को विकास चाहिए। आपको मैं पूछता हूं नौजवानों, क्या नौजवान आपको रोजगार चाहिए? क्या किसानों को पानी चाहिए? क्या घरों में बिजली चाहिए? क्या कारखाने चलने चाहिए? क्या अच्छे रास्ते मिलने चाहिए? समय पर बस आनी चाहिए? हर किसी को विकास चाहिए, लेकिन कांग्रेस को वोट बैंक चाहिए। निर्णय आपको करना है कि क्या आपको वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित होना है कि आपको विकास की राजनीति पर चलना है। और इस चुनाव का मुद्दा यही है, एक तरफ वोट बैंक की राजनीति है, दूसरी तरफ विकास की राजनीति है। मित्रों, गुजरात ने विकास की राजनीति का मॉडल पेश किया है, भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों ने पेश किया है। एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पेश किया था। ये दिल्ली की सल्तनत आज वही पुराने ढर्रे पर चल रही है। वोट बैंक की राजनीति करो, इसको जोड़ो, इसको तोड़ो, इसको फोड़ो और फिर अपना जमला बिठा लो। यही खेल चल रहा है। ये देश का भाग्य नहीं बदल सकता है। श्रीमान प्रणब मुखर्जी, अभी उन्होंने एक दिन बयान दिया। अब देखिए, अब तक तो बेचारे सब संभालते थे वही, 2 दिन से उनकी छुट्टी हुई है, वरना प्रधानमंत्री इंचार्ज वही, फाइनेंस मिनिस्टर इंचार्ज वही, फॉरेस्ट मिनिस्टर इंचार्ज वही। पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो जवाब देते हैं प्रणब मुखर्जी। हिंदुस्तान में कोई बैंक बंद हो जाए तो जवाब देते हैं प्रणब मुखर्जी। हर काम का एक ही दवाई प्रणब मुखर्जी। और उन्होंने क्या कहा मित्रों, 5 साल सरकार बनाने के बाद उन्होंने भी बयान दिया कि जो मंदी का दौर चल रहा है, 5 लाख लोगों का रोजगार चला गया है और आगे भी जाने वाला है। ये उनका बयान है। ये श्रीमान प्रणब मुखर्जी ने जो कहा है, उसकी शुरुआत 16 मई को होनी है। और अगर 16 मई को जिस दिन उनकी छुट्टी हो जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आडवाणी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में बेरोजगारी नहीं आने देंगे दोस्तों।